पिरामिड्स की मिस्ट्री है क्या? ये उस टाइम पे बने हैं जहाँ पर इंसान एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कटिंग मशीन्स, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता। आर्कियोलॉजिस्ट ने, साइंटिस्ट ने डिगिंग की है आसपास के एरियाज में, लेकिन आज तक उनको एक सिंपल मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौर की जो कटिंग मशीन थी वो उनको नहीं मिली। इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई जो है सुपरनैचुरल फोर्स का इस्तेमाल हो। इन पेंटिंग्स के थ्रू वहाँ पे ड्रॉ किया हुआ था स्टोन्स के ऊपर, उसके थ्रू कोई मैसेज देना चाह रहे थे। जो डायग्राम्स हैं जो इनग्रेव हुई हुई हैं पिरामिड्स की वॉल्स पे, उस पे साफ पता लगता है कि जो उस टाइम की इजिप्ट की ट्राइब थी वो कम्युनिकेट करती थी अनदर डायमेंशन की बीइंग्स के साथ। ये भी कहा जाता है कि जिन लोगों ने इनको कंस्ट्रक्ट किया था उन लोगों ने बाद में सुसाइड कर लिया था। जान ले ली थी या उनको मार दिया गया था। वो राइटिंग्स किसी को ना मिल जाए, वो चीजें किसी को ना मिल जाए, किसी के हाथ ना लग जाए, उनको जिंदा ही जो था वो नीचे दफन कर दिया गया था। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि उन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट करने का तरीका भी कहीं ना कहीं ड्रॉ किया हो। एक आर्कियोलॉजिस्ट को एक बुक मिली थी, काफी पुरानी बुक थी वो। जब उस आर्कियोलॉजिस्ट ने वो बुक खोली, उसके ऊपर ना बड़े अजीबोगरीब किस्म के डायग्राम्स जो थे वो बने हुए, जिस तरह की राइटिंग्स थी। जब उसने उसको डीकोड करने की कोशिश की वो नहीं कर सका था। उसने वो बुक वापस उस जगह पे लाके रखी। वहां पर उसने एक नोट छोड़ा था, इफ यू वांट टू बी सेफ एंड सिक्योर इन योर लाइफ तो डू नॉट ओपन दैट बुक। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ एरिच मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि पिरामिड्स की मिस्ट्री आज तक अनसॉल्व्ड क्यों है, पिरामिड्स की अलाइनमेंट स्टार्स के साथ कैसे मुमकिन हुई और क्या पिरामिड्स को बनाने में सिर्फ इंसानों का हाथ था या उनकी एलियंस ने भी पिरामिड्स को बनाने में मदद की। ये सब जानने के लिए आज का पॉडकास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। पिरामिड्स की मिस्ट्री है क्या और ये कैसे स्टार्ट हुई? अच्छा रबिया, पिरामिड्स, क्योंकि मैं आपको ये एक तो बताता चलूँ कि ये खाली इजिप्ट में नहीं पाए जाते, इनका और भी जगहों पे जो है साइंटिस्ट ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया है। जैसे फॉर एग्जांपल अंटार्कटिका, जहाँ पे नो फ्लाई जोन एरिया है, तो वहाँ पे कहते हैं कि आप उस एरिया पे ना जा सकते हो और ना आप उस एरिया के इर्द गिर्द फ्लाई कर सकते हो। और अमेज़न में मायन ट्राइब का भी एक लॉस्ट पिरामिड है, वो भी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। और इवन के बरमूदा ट्रायंगल में भी क्रिस्टल शेप्ड पिरामिड्स डिस्कवर हुए हैं। अब पिरामिड्स की इतनी मिस्ट्री क्यों है, लोगों को ये इंट्रीग क्यों करता है? क्योंकि ऑब्वियसली ये उस टाइम पे बने हैं जहाँ पर इंसान एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कटिंग मशीन्स, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता था। अब अगर इस सवाल यहाँ पर असल उठता है कि अगर इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता था तो स्ट्रक्चर इतना एक्यूरेटली किस तरह बैठ सकता है? एग्जैक्टली। अब लोग ये भी कहते हैं कि कोई एडवांस्ड कटलरी मशीन्स अगर थी तो वो अभी तक मिली नहीं है। हालांकि बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने, साइंटिस्ट ने डिगिंग की है आसपास के एरियाज़ में, लेकिन आज तक उनको एक सिंपल मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौर की जो कटिंग मशीन थी वो उनको नहीं मिली। उनको और बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कॉपर कटर नाइफ मिला है और दूसरा पत्थर को काटने वाले टूल्स मिले हैं। लेकिन पत्थर को काटने वाले टूल्स भी जो हैं, वो एक पत्थर जो है वो इतना भारी है कि अगर उसको एक सिंपल मशीन भी उठाएगी तो वो उसका वेट बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। वो इस तरफ ग्रेविटी की पुल की तरफ वो गिर जाएगी और मशीन जो है वो टूट जाएगी। अब आपने नोट किया होगा कि ये जितनी भी डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं पिरामिड्स की, उनकी वॉल्स पे एक इस तरह की पेंटिंग होती है या इनग्रेव करके जो है वो डिज़ाइन बनाया होता है, जिसमें 2 से 4 जो इजिप्शियंस हैं पुराने ज़माने के, अपनी बेयर बॉडी के साथ और नीचे कपड़ा पहन के खड़े हुए हैं और ऊपर एक डिस्क शेप्ड जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है वो रेज़ फेंक रहा है। अब इसको जब डिकोड किया था और इसको जब सामने लाकर साइंटिस्ट ने और आर्कियोलॉजिस्ट ने जब डिस्कवर किया था, तो ये मॉडर्न लैंग्वेज में इसका ये इंटरप्रिटेशन निकला था कि ये इन्वोक करते थे बाहर से ताकतों को, जो बाहर ऑलराइट। के सुपरनैचुरल बीइंग्स हैं, जिसमें एलियन टेक्नोलॉजी। क्योंकि ऑब्वियसली आज के दौर में भी अगर कोई इस तरह की चीज़ बनाना चाहे तो वो नहीं बना सकेगा, क्योंकि एक तो इसके अंदर मैन पावर और दूसरा ये कि जो स्ट्रक्चर है इतना बड़ा, वो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई इस तरह का ट्राइकॉन किस्म का स्ट्रक्चर खड़ा कर सके। बट डोंट यू थिंक कि वो लोग
इन पेंटिंग्स के थ्रू या जो भी उन्होंने वहाँ पे ड्रॉ किया हुआ था स्टोन्स के ऊपर, उसके थ्रू कोई मैसेज देना चाह रहे थे? मैसेजेस ही थे, क्योंकि लॉस्ट इजिप्शियंस जो आपकी वॉल्स होती हैं, उसमें जो इनग्रेव करके कुछ राइटिंग्स में लिखा होता है, और कुछ स्क्रोल्स होते हैं पुराने ज़माने के, जो टी वॉश किस्म का मटेरियल होता है। जब वो भी डिस्कवर होता है तो उसके ऊपर कुछ इस तरह की राइटिंग्स होती हैं और कुछ डायग्राम्स बने होते हैं, जिसमें उन्होंने इनडायरेक्टली बाहर से, खला से, स्पेस से कांटेक्ट जो है वो किया होता है। अब वो डिस्क शेप्ड ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, ऑब्वियसली ये यूएफओज की यहाँ पर बात हो रही होती है, और इससे ये एविडेंस उनको मिलता है कि यूएफओज सिर्फ आज से ही नहीं, बल्कि ये बहुत टाइम से हमारे अर्थ को विजिट कर चुके हैं और इनको पावर दे चुके हैं। अब बहुत सारे यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हैं वो खड़ी भी होती हैं, क्योंकि फैक्ट्स कुछ और कहते हैं। फैक्ट्स कहते हैं कि तकरीबन 10,000 के करीब इजिप्शियंस ने इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स को रखा मशीनरी पे, और लेकर आते थे और बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक एक करके प्लेस करते थे। लेकिन अगर वो मशीनरी उनके पास एग्जिस्ट करती थी, तो इतने सालों से इतनी डिगिंग हुई है, इतनी चीज़ें जो हैं वो खोद कर सामने रखने की कोशिश की गई है, लेकिन वो आज तक वो वाली मशीन नहीं मिली जिसके ऊपर बिल्डिंग, क्योंकि वो एक ब्लॉक जो है मेरे ख्याल से वो टेबल से भी बड़ा है। मतलब अगर टेबल का साइज़ इतना है तो वो मेरे ख्याल से स्ट्रेच आउट होता है। तो अगर वो वाली मशीन, लोग कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं कि एक मशीन के ऊपर रख के मैन पावर के ज़रिए उसको ड्रैग करके लेके आते थे, तो वो मशीन आज तक क्यों नहीं मिली उनको? एग्जैक्टली और दूसरी बात ये कि ये जो पिरामिड्स हैं ये हैं हुँ, कितने पुराने, और अभी जो आप इसकी शेप बता रहे थे कि हुँ, पूरे स्टोन की जो शेप थी वो ट्राइकोन। पूरे एग्जैक्टली वो इस टेबल जितनी थी, हुँ। तो उसके वेट का, उसकी हाइट का कोई अंदाजा लग चुका है अभी तक? हाइट का तो ऑब्वियसली हाइट मेजर करना उनके लिए तो इजी है, क्योंकि मेरे ख्याल से 40 से 50 फीट की जो है वो हाइट है उनकी। और दूसरा ये कि आपके ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक की मैंने बात की थी कि एक ब्लॉक को नॉर्मल अगर 6 से 7 लोग भी आगे उठाएं तो वो पॉसिबल ही नहीं है उठाना, क्योंकि उसका इतना ज़्यादा वेट है। अब आप एक ब्लॉक को लेकर आए, ये एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था, सेम ब्लॉक, सेम मटेरियल, जब एक मैन फोर्स उन्होंने यूज़ की थी साइंटिस्ट ने, तो उनसे उठाया ही नहीं गया था, कि वो इतना ज़्यादा भारी था। अब आपको डायग्राम्स भी इनग्रेव हुए हुए मिल रहे हैं पिरामिड्स की वॉल्स पे, आपको डिफरेंट मैन फोर्स के बारे में बताया जा रहा है, आपको डिफरेंट राइटिंग्स मिल रही हैं जिसके अंदर साफ ये ज़ाहिर हो रहा है, ये पोर्ट्रे हो रहा है कि आपको ये जो इजिप्शियंस थे, एंशिएंट इजिप्शियंस थे, एक तो ये इनको एस्ट्रोनॉमी का बहुत ज़्यादा शौक था। मतलब सितारों की चाल वगैरह देख के, फिर बात करके, मैसेजेस करके। और आपको पता है कि एंशिएंट इजिप्ट में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के जो लोग थे वो जादू के अंदर बहुत ज़्यादा थे, मैजिशियंस थे, एग्जैक्टली ठीक है? जी। अब उनको ज़ाहिर-सी बात है उनके पास कुछ कोई ना कोई इस तरह के कलामात होंगे जिससे वो खलाई मखलूक से राब्ता करते होंगे, बात करते होंगे। और लोगों को ये भी आज तक इस चीज़ का एविडेंस नहीं मिल सका कि ये एक नॉर्मल साइज़ के ह्यूमन बीइंग ही जो हैं वो पिरामिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स को लेकर आकर बना सकते हैं। इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई जो है सुपरनैचुरल फ़ोर्स का इस्तेमाल हुआ है, या एलियन टेक्नोलॉजी जो है वो एग्ज़िस्ट करती थी उस टाइम पे, और ये यूज़ हुई है। ओके, नहीं तो जो स्टार्स के साथ ये हुँ, अलाइनमेंट करते थे पिरामिड्स को बनाने के दौरान, हुँ। तो इसमें क्या ब्लैक मैजिक का यूज़ था? नहीं, ब्लैक मैजिक नहीं। उस टाइम पे तो मेरे ख़्याल से जो मैजिक यूज़ होता था वो बेसिकली इल्म के लिहाज़ से वो काफ़ी ज़्यादा आगे थे। मतलब अभी क्योंकि ऑब्वियसली एंशिएंट इजिप्शियंस के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये जो इन्होंने पिरामिड्स की प्लेसमेंट है, शेप जो है, वो इस तरह अलाइन की गई है कि जो इसका टॉप है ना, वो डायरेक्टली लिंक होता है मार्स के साथ, प्लैनेट मार्स के साथ और सैटर्न के साथ। ओके। तो और दूसरा ये कि एक डॉक्यूमेंट्री भी आई थी, उसमें ये एविडेंटली थ्रू सोनार और वो दूसरी जो उनकी एक इंफ्रारेड किस्म की रीडिंग होती है, तो उसमें ये दिखाया गया था कि एक छोटी-सी जो लाइन है टॉप, उनके पिरामिड के टॉप से निकल के, वो ऊपर की तरफ जा रही है और वो डिस्पर्स हो रही है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर कोई ना कोई इस तरह की एनर्जी, कोई ना कोई इस तरह की फ़ोर्स अभी भी एक्टिव है, जो कि उनकी उसकी पिरामिड्स की प्लेसमेंट और ऊपर डायरेक्टली जो पूरी वेव जा रही है,
ऑरा जो है वो पूरा का पूरा क्रिएट हो रहा है, स्टार्स के साथ कनेक्ट हो रहा है, प्लैनेट्स के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो वो कोई ना कोई एक पोर्टल है। लोग कहते हैं, मतलब पोर्टल वो वाला पोर्टल नहीं कि लोग उधर जाके गायब हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक टेम्परेचर फ्लक्चुएशन भी है और फिर एनर्जी फ्लक्चुएशंस भी वहाँ पर होती हैं। दैट इज़ वाई किसी को भी पिरामिड के टॉप पे क्लाइंब करने की इजाज़त ही नहीं है। जो क्लाइंब करता है उसको फ़ाइन भी होता है, साथ-साथ जेल भी होती है इजिप्ट में। लेकिन वो लोग आज तक गए किधर? मतलब कभी ना किसी ने देखा, कभी ना किसी ने बताया, और ये भी कहा जाता है कि जिन लोगों ने इनको कंस्ट्रक्ट किया था, हुँ, उन लोगों ने बाद में सुसाइड कर लिया था, कि मतलब जो इसमें मिस्ट्रीज़ हैं, जो हुँ। राज़ हैं, जो सीक्रेट्स हैं, वो बाहर ना आ सकें, तो उन सब ने अपनी जान ले ली थी। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? जान ले ली थी या उनको मार दिया गया था, सही सही बात तो ये है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप एक ऐसे थ्रू सुपरनैचुरल मीन्स या अगर आप इस तरह की बीइंग्स के साथ मिल के हेल्प ले रहे हो, और उस टाइम पे ये होता था कि एक-एक चीज़ जो है वो उनका एक स्क्रॉल होता था। अब उस स्क्रॉल के ऊपर जब एक-एक चीज़ आप नोट कर रहे हो, तो वो राइटिंग्स किसी को ना मिल जाएँ, वो चीज़ें किसी को ना मिल जाएँ, किसी के हाथ ना लग जाएँ, तो उनको ज़िंदा ही जो था वो नीचे दफ़न कर दिया गया था। और अगर ये सुपर ह्यूमन्स ने किया होता, जिसका लोग कहते हैं कि उनकी हाइट 6 से 9 फुट थी, 20-20 फुट के जो थे वो सुपर ह्यूमन्स उस टाइम पे एग्ज़िस्ट करते थे, तो आज तक उनकी ना बॉडी मिली है, ना स्केलेटन मिला है, ना उनकी किसी ना किसी ने आज तक कब्र भी जो है वो दरियाफ़्त नहीं की इजिप्ट के इर्द-गिर्द। हाँ, इर्द-गिर्द जो है डिगिंग बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत सारे इस तरह के टूम्स उनको मिले हैं, बहुत सारे उस तरह के उनको पैसेजेस मिले हैं, जो कि एक सीक्रेट चेंबर के थ्रू जाते हैं। लेकिन आज तक उनको किसी भी किस्म का कोई इस तरह का एविडेंस नहीं मिला जो कि ये सजेस्ट कर सके कि एक ये जो पिरामिड है ये कंस्ट्रक्ट सुपर ह्यूमन ने किया है, या फिर ये पिरामिड जो है ये एलियन टेक्नोलॉजी वहाँ पे यूज़ हुई थी। ना उनको उस तरह की कटलरी मिली है, ना उनको उस तरह की मशीनरी मिली है। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो लोगों को इंट्रिग करती है पिरामिड्स के बारे में। लेकिन जो एग्ज़ैक्टली। डायग्राम्स हैं, जो इनग्रेव हुई हुई हैं पिरामिड्स की वॉल्स पे, उस पे साफ पता लगता है कि जो उस टाइम की इजिप्ट की ट्राइब थी, वो कम्युनिकेट करती थी टू अनदर डायमेंशन की बीइंग्स के साथ। एग्जैक्टली लोगों को ना ये जानने में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है हुँ, कि एक नॉर्मल इंसान बना कैसे सकता है। इवन कि अगर आप इमेजिन करो कि चलो ठीक है, 8 या 9 फीट का भी एक इंसान हो, हुँ, लेकिन फिर भी उसके लिए इतना पॉसिबल नहीं होगा कि नहीं है। इतना ह्यूज हाँ, कंस्ट्रक्ट करना एक स्ट्रक्चर। एग्ज़ैक्टली। तो इट मीन्स कि ये पॉसिबिलिटी थी कि उनका किसी टाइम ट्रैवल के साथ कुछ लिंक था, या एलियंस के साथ कुछ लिंक था क्या एलियन इसमें? टेक्नोलॉजी तो ऑब्वियसली यूज़ होती रही है थ्रू आउट द डिफरेंट आपके टाइम स्टैम्प्स में, और ऑब्वियसली अगर पिरामिड इजिप्ट में ही नहीं, और भी जगहों पे जो लोकेट हुए हैं, दरियाफ्त हुए हैं, जिसमें अंटार्कटिका है, चाइना में भी पिरामिड्स हैं, और आपके ये कैलाश माउंटेन इंडिया का जो सबसे एक मुक़द्दस तरीन जगह मानी जाती है उनके रिलीजन के अकॉर्डिंगली, वहाँ पर कहते हैं कि लॉर्ड शिवा जो हैं वहाँ पर रहते हैं, और जो लोग भी क्लाइंब करते हैं, एक्सपीडिशन के लिए निकलते हैं, उनको हैलुसिनेशंस होती हैं, उनको वॉमिटिंग आती है, और वो अपने अपनी कभी भी वो जो कह लें कि एक्सपीडिशन है वो कंप्लीट ही नहीं कर सके, और वो भी पिरामिड शेप का ही एक इतना ऑथेंटिक तरीके से पहाड़ खड़ा हुआ है। और लोग कहते हैं कि वो माउंटेन नहीं है, वो पिरामिड है, और वहाँ पे लॉर्ड शिवा जो हैं, उनके इंडियंस के जो गॉड हैं, वो वहाँ पर सो रहे हैं और वो रिज़ाइड करते हैं। और मज़े की बात ये है कि वहाँ पर भी यूएफओ की साइटिंग्स जो है वो ज़्यादातर देखी गई। अच्छा, मतलब डिफरेंट जगहों पे भी पिरामिड्स मौजूद येस, हैं। और पिरामिड ज़रूरी नहीं है कि मट्टी से बना हुआ है, वो किसी भी चीज़ से बन सकता है, कोई किसी भी स्टोन हो चीज़ से। सकता है, कोई येस। क्रिस्टल हो सकता है। यस। ठीक है। और खाली पिरामिड नहीं, आपके और भी बहुत सारी इस तरह की मिस्ट्रीज़ हैं, जिसमें आपका एक वो स्टोन का स्ट्रक्चर जो है, मेरे ख़्याल से यूके वाली साइड पे जो है वो खड़ा हुआ है, स्टोन हेज किस्म का स्ट्रक्चर, तो वो भी आज तक किसी को नहीं पता कि वो किसने खड़ा किया, कैसे खड़ा किया, लाके कैसे रखा। क्योंकि देखें, अगर आप हिस्ट्री अपनी उठा के देखें, तो हिस्ट्री में कभी भी आपको इस तरह की एडवांस्ड मशीन्स नहीं नज़र आएँगी, आपको हमेशा मैन पावर नज़र आएगी। आपको एक तरह से पुराने ज़माने की ऑर्नामेंट्स वगैरह, कटलरी और कटिंग नाइव्स वगैरह नज़र आ जाएँगे, लेकिन कभी भी आपको इस तरह की एक एडवांस ग्रैंड मशीन नज़र नहीं आएगी, जिसमें आप ये कह सकें कि हाँ, ये वाली मशीन इस पत्थर को खड़े करने के लिए यूज़ की गई है, क्योंकि आज तक वो मिली ही नहीं है।
जब मिली ही नहीं है तो लोग इस चीज़ पे बड़ा इंट्रीग होते हैं, बड़ा उनको एक फ़ैसिनेशन होती है इस चीज़ से कि अगर ये उस टाइम पे बना था, जिस टाइम पे ना आपके पास टेक्नोलॉजी थी, ना आपके पास क्रेन थी इस चीज़ को रखने के लिए, तो ये खड़ा कैसे हुआ है? एक हुँ। नॉर्मल इंसान जो है, उसके अंदर इतनी ज़्यादा मैन पावर नहीं, अगर आप एक ग्रुप भी ले जाएँ 60 का ग्रुप ले जाएँ, 70 का ग्रुप ले जाएँ, वो कभी भी उस स्ट्रक्चर को उस तरह से खड़ा कर ही नहीं सकते क्योंकि उसका इतना ज़्यादा वेट है, उस नहीं तो पत्थर का। जो आपने बताया था कि उन्होंने ड्रॉ की हुई हैं चीज़ें, हुँ, मैसेज पहुँचाने के लिए हुँ। डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेज़ में अपने मैसेजेस लिखे हुए हैं। तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि उन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट करने का तरीका भी कहीं न कहीं ड्रॉ किया हो? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है और अगर ड्रॉ भी किया है, तो अगर मिल भी जाए तो हमें ऑब्वियसली पब्लिसाइज़ तो इसको बिल्कुल भी नहीं किया गया। लेकिन हाँ, ये जो डिफरेंट मूवीज़ के ज़रिए एक लैंग्वेज के थ्रू एक सिनेमा लैंग्वेज के थ्रू जो है स्टोरी पोर्ट्रे की गई है, तो उसमें यही है कि इसमें जो जिस तरह एक मूवी है द ममी में यही दिखाते हैं कि जिस तरह वो डिगिंग कर रहे होते हैं, फिर वो एक टूम्ब से निकल के एक उनको इस तरह की बुक मिलती है जो कि रिवाइव करती है लोगों को। तो इस तरह का बहुत सारा एंशिएंट इजिप्ट जो था वो एक खुद मिस्ट्री से भरा हुआ है और अब आज तक वहाँ पर लोग डिगिंग करते हैं, चीज़ें ढूँढते हैं और जो चीज़ें मिलती हैं वो लोग कोशिश ये करते हैं कि या तो उसको पब्लिसाइज़ ना करें और अगर देख भी लेते हैं, ढूँढ भी लेते हैं तो वो ज़्यादा देर उस चीज़ को अपने साथ नहीं रख पाते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक आर्टिकल में पढ़ा था, एक आर्कियोलॉजिस्ट को एक बुक मिली थी। काफ़ी वो लिपटी हुई थी और काफ़ी पुरानी बुक थी वो। जब उस आर्कियोलॉजिस्ट ने वो बुक खोली, उसके ऊपर ना बड़े अजीबो-गरीब किस्म के डायग्राम्स जो थे वो बने हुए थे और कुछ समझ लें कि कुछ इस तरह की राइटिंग्स थी। जब उसने उसको डिकोड करने की कोशिश की, तो वो नहीं कर सका था। उसने वो बुक वापस उस जगह पे लाके रखी थी और उसने वहाँ पर पिरामिड्स के पास की मैं बात कर रहा हूँ और वहाँ पर उसने एक नोट छोड़ा था कि इफ यू वांट टू बी सेफ एंड सिक्योर इन योर लाइफ तो डू नॉट ओपन दैट बुक। इस बुक को ना खोलो अगर आप चाहते हो कि आप सेफ और सिक्योर रहो। अब हमें नहीं पता ना कि उ किस टाइम पे वो बुक क्या पोज़ेस करती है, क्या पावर्स, क्या मिस्टिकल पावर्स पोज़ेस करती है। तो ज़ाहिर-सी बात है कोई ना कोई इस तरह के दुनिया के राज़ हैं, जो लोग कोशिश करते हैं वो बुक पिरामिड्स के अंदर ही मौजूद है। वो बुक पिरामिड के साइड पे जहाँ पर उसने डिगिंग की थी ना, वहीं पर उसने लाकर रख दी थी। बाद में आई डोंट नो कि वो गवर्नमेंट के हाथ लगी थी या किसके हाथ लगी थी, लेकिन वो उसने ये तकरीबन 1850s की ये बात है। जी। और ये कोई एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर था, आर्कियोलॉजिस्ट था, उसने ये जब डिगिंग की थी, तो वो बुक जब अपने पास लेके गया था, तो उसने 3 से हाँ, 3 दिन से ज़्यादा नहीं वो रख पाया था बुक। उसने कहा था कि जब मैं ये बुक लेके आया था तो उसको अजीबो-गरीब ख्वाब आने लग गए थे, फिर वॉमिटिंग, नौज़िया, फिर उसको आवाज़ें आती थीं। तो उसने वो उस बुक को फिर साइड पे लाके वापस रख दिया था। तो ये मतलब एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है ये। एग्ज़ैक्टली अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। तो मकसद क्या था? मतलब कहा जाता है कि लोगों ने इसको जब कंस्ट्रक्ट किया था, कुछ लोग हुँ, ये कहते हैं कि इनको लोगों को दफनाने के लिए किया गया था। कुछ लोग कहते हैं कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ करने के लिए, जैसे ब्लैक मैजिक हो गया, हुँ। कुछ भी किसी किस्म का भी मैजिक करने के लिए बनाया गया था। तो उसमें कितनी सच्चाई है? अच्छा, ये अभी तक प्रूवन नहीं है कि इसका मकसद क्या था, क्योंकि ऑब्वियसली लोग डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस लेकर आते हैं। लेकिन एक रिसर्चर था, उसने यही जब पोर्टल्स का उसने जब ज़िक्र किया था, तो ये बेसिकली एक उस ज़माने में एनर्जी टरबाइन्स जिसको जो एनर्जी ड्राइव करते हैं, किसी चीज़ को एनर्जी देने के लिए इन पिरामिड्स को कंस्ट्रक्ट किया गया था। अब वो चीज़ क्या थी, वो साइंटिस्ट अपने इंटरव्यू में कहता है, जॉन कैनेडी नाम है उन रिसर्चर का। वो इंटरव्यू में अपने कहते हैं कि जब मैंने ये एनर्जी पोर्टल्स डिस्कवर किए और मुझे जब ये अंदाज़ा हुआ कि ये एनर्जी डिस्पर्स कर रहे हैं, तो ये दे किसको रहे हैं? मतलब ये एक टरबाइन है, एक टरबाइन होता है ना, एक घूमता है, बिजली सप्लाई करता है, तो अगर ये टरबाइन के तौर पे एनर्जी का जो फ़ैन है वो पूरा का पूरा स्पिन हो रहा है, घूम रहा है, तो ये दे किसको रहे हैं एनर्जी? बिल्कुल। जा किसको रही है? किस चीज़ को दे रहे थे एनर्जी? ये भी आज तक प्रूव नहीं हो ये सका। भी अनसॉल्व्ड है। अनसॉल्व्ड है। तो इजिप्ट का जो टेम्परेचर है, आपको पता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। हुँ। लेकिन ये भी कहा जाता है कि पिरामिड्स के अंदर सिर्फ़ 20 डिग्री सेल्सियस रहता है टेम्परेचर। अच्छा, उसकी एक रीज़न है ऑब्वियसली जो मटीरियल यूज़ होता है। एक तो कुछ ब्लॉक्स कंक्रीट के बने हुए हैं, कुछ ब्लॉक्स लाइमस्टोन, कुछ ग्रेनाइट के बने हुए हैं। अब ये
कंज्यूम करते हैं हीट को, ओके। और जो हीट कंजम्पशन है उसको आप कह लें कि ये एनर्जी कंजम्पशन है। जैसे आपकी एक सोलर की प्लेट लगी होती है ना, वो एक रोशनी पूरी पड़ती है और वो कंज्यूम कर रही होती है। उसी तरह ये जो पिरामिड्स हैं, ये एक एनर्जी ड्रिवन टरबाइन्स हैं जो कि उसको हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, कंज्यूम करते हैं और फिर रात के टाइम ये डिस्पर्स करते हैं। वो जो लाइन का मैं आपको जिक्र कर रहा था ना, वो जो ओके। लाइन नज़र आती है, अब यही मिस्ट्री जो है वो आज तक सॉल्व नहीं हो पा रही कि ये एनर्जी डिस्पर्शन जो है वो जा किस साइड पे रही है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इतने नेचुरल डिजास्टर्स आ चुके हैं? आजकल की आपको टेक्नोलॉजी का पता है कि हुँ, आजकल जो हम लोग बिल्डिंग्स हमारी कंस्ट्रक्ट होती हैं वो स्ट्रेट शेप में होती हैं। यस। इवन तो उनको डैमेज हो जाते हैं बट आज तक इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये कैसे? अच्छा, किसी ने जब पिरामिड्स के इर्द-गिर्द डिगिंग की थी तो उसको पिरामिड्स के बिल्कुल नीचे एक एनर्जी शैफ्ट्स मिले थे, जो कि लाइन में नीचे ज़मीन में जा रहे थे। पहले ये डिस्कवर नहीं हुए थे, ये तकरीबन मेरे ख़्याल से साल 2 साल पहले की रिसर्च आई थी। बिल्कुल रीसेंट? रीसेंट रिसेंटली उनको एनर्जी शैफ्ट्स मिले थे जो कि पिरामिड के साथ नीचे जा रहे थे। ठीक। अब वो किस साइड पे जा रहे हैं, वो डिगिंग करना इतना डेप्थ में अलाउ ही नहीं है वहाँ पे। किसी को पता ही नहीं है वो एनर्जी शाफ्ट्स किस साइड पे जा रहे हैं और किस तरफ कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक अब है। वो जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, उसकी जो बेस है, वो इस तरह की सीमेंटेड है कि उस स्ट्रक्चर को आज तक कोई डैमेज किसी नेचुरल डिज़ास्टर ने स्ट्राइक मेरे ख़्याल से आज तक नहीं किया, और वो सीमेंटेड है अपनी जगह पे। अब वो स्ट्रक्चर जो है, अब इस चीज़ का आप लिंक देखिएगा। अगर वो एनर्जी शाफ्ट पूरा नीचे जा रहा है और रात के टाइम वो टॉप से एक पूरी बीम निकल रही है, एनर्जी प्रोपेल हो रही है, डिस्पर्स हो रही है, तो ये जा किसको रही है? ये डिस्कवर ही नहीं हो सका आज तक। साइंटिस्ट ने डिस्कवर ही नहीं किया, ना आपके पुराने एंशिएंट इजिप्टोलॉजिस्ट ने किया। हालाँकि बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर डिगिंग की है कुछ ऐसा ढूँढने के लिए, पाने के लिए, लेकिन आज तक उनके हाथ कोई इस तरह की चीज़ नहीं लगी। तो आज के दौर में वैसे पॉसिबल है इस तरह का कुछ दोबारा बनाया जा सके, या जो चीज़ें इसको बनाने में यूज़ हुई वो चीज़ें आजकल की बिल्डिंग्स में यूज़ हो सकें? नहीं, मेरा नहीं ख़्याल कि आज के दौर में पिरामिड इस तरह का बनाना पॉसिबल है, क्योंकि अगर इस तरह का पॉसिबल होता तो कोई ना कोई पिरामिड शेप्ड चीज़ जो है वो आप देख सकती हैं, या अगर बुर्ज खलीफा जो है वो इतनी लंबी बिल्डिंग बन सकती है, तो मेरा नहीं ख़्याल कि ये बिल्डिंग भी बनाना आज के दौर में थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू कटिंग मशीन्स पॉसिबल हो। आई डोंट थिंक सो कि वो पॉसिबल है, क्योंकि उस टाइम पे जो शेप, स्ट्रक्चर और वो ट्राइकोन जो है वो जिस तरह लिंक हो रहा है और एनर्जी डिस्पर्स कर रहा है, प्रोपेल कर रहा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई एक कह लें कि कोई ना कोई एक डिवाइन ऑब्जेक्टिव है पीछे, जो हमें नहीं पता, और वो आज तक ना साइंटिस्ट डिस्कवर कर पाए हैं और ना आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर कर पाए। इवन के जो लोग कहते हैं कि बरमूदा ट्रायंगल के नीचे भी स्मॉल क्रिस्टल पिरामिड्स बने हुए हैं, जो कि एनर्जी को प्रोपेल कर रहे हैं, मतलब एक एनर्जी जो है वो डिस्पर्स कर रहे हैं। इसलिए जो उस एरिया से गुजरा है उसकी कंपास रीडिंग्स जो है वो मैल फंक्शन हुई हैं, वो एबनॉर्मल रीडिंग्स आई हैं, ठीक है, आपको पता नहीं लगता कि आपका वेदर एकदम से चेंज हो जाता है उसके इर्द गिर्द। तो ये क्या चीज़ है? ऑब्वियसली ये पोर्टल्स हैं, ये एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है जो उस टाइम से लेकर अब तक कम्युनिकेट हो रहा है, इट मीन्स कि जो पहले के लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड थे, एडवांस्ड है। और उनके पास कितने और हुनर होंगे जो उन्होंने ये एग्जैक्टली। पिरामिड्स बनाए एंड देन उनको स्टार्स के साथ अलाइन किया। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये जो आपकी इंडियन मिथोलॉजी की ये जो वॉर है महाभारत, उसमें जब क्लैश हुआ था, तो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट को न्यूक्लियर वो रिएक्टर्स के एविडेंस मिले थे। अब न्यूक्लियर क्या है, मतलब उस टाइम पे तो वो टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, तो न्यूक्लियर कहाँ से, मतलब वो रेडिएशन कहाँ से एग्जिस्ट होगी उस टाइम की। तो ये जो सिविलाइजेशंस हमारे आने से पहले रही हैं, ये अपने दौर की सबसे ज़्यादा एडवांस्ड सिविलाइजेशंस थी। ऑलराइट। सुपर तो ह्यूमंस इन थे। लोगों का फिर गेटअप कैसा था और रहने सहने का कैसा तौर तरीका था? अच्छा, लोग कहते हैं कि इनकी हाइट एक तो बहुत ज़्यादा थी, तकरीबन 12 से 20 फुट के बीच में ये ओह थे, माय गॉड। और पुराने ज़माने के लोग वैसे भी लोग कहते हैं कि काफ़ी लंबी हाइट होती थी उनकी, और डाइट इनकी
रॉ फल, सब्जियां वगैरह और मीट वगैरह खाना। लेकिन ये है कि इनके पास कोई ना कोई इस तरह के ब्रेन्स थे, कोई ना कोई इस तरह की टेक्निक्स थी जो ये लोग यूज़ करते थे। और यूज़ करने के बाद जब वो उसी एनर्जी को अपने उस काम में, एक स्पेसिफिक काम करने के लिए लगाते थे, तो वो एक चीज़ आपके सामने है कि हिस्ट्री जो है वो बोलती है, चाहे वो स्टोनहेंज के स्टोन्स हों जो कि प्लेस हुए हुए हैं एक फील्ड पे, या फिर पिरामिड्स हों, या फिर अंटार्कटिका में बेसेस हों। अब ये भी कहते हैं लोग कि अंटार्कटिका अंडरग्राउंड में कुछ बेसेस जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, एक और तरह की जो है वो सिविलाइजेशन जो है वो रहती है। और ये बाय द वे ये एक रिसर्च भी है कि एक कौम थी, वो अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन के लोगों से बातचीत किया करती थी, अपने आने वाले मामलात के बारे में डिस्कस किया करती थी। एक कौम एग्जिस्ट कर चुकी है ये। तो अंडरग्राउंड ओके। सिविलाइजेशंस कौन सी हैं, कौन रहता है अंडरग्राउंड, ये हमें नहीं पता, और जिनको पता है उनको चुप करा दिया जाता है। लेकिन अभी एक रीसेंट रिसर्च हुई थी, हुँ, उसमें ना उन्होंने कैमरास किसी ट्रीज के थ्रू इंसर्ट किए थे हुँ, पिरामिड्स के अंदर। हुँ। तो उसमें दिखाया गया था कि इसमें प्रॉपर लोगों का रहना सहना था, यस। क्योंकि लोगों के स्केलेटन्स मिले थे वहां से, हुँ, और इवन तो जो चीजें होती हैं हुँ, आम रूटीन में जो यूज होती हैं उस तरह हुँ। की चीजें भी मिली थी। अच्छा, रहना-सहना वाली जो बात है, कुछ लाइक प्रॉपर स्टेयर्स बनी हुई थी अंदर। स्टेयर्स भी हैं, कुछ पैसेजेस भी बने हुए हैं, और जैसा कि मैंने मेंशन किया ना कि वो जो शैफ्ट्स हैं ना वो कनेक्ट होते हैं, वो इंटरकनेक्टेड हैं। मतलब जो पिरामिड्स एक प्लेसमेंट पे पड़े हुए हैं ना, वो इंटरकनेक्टेड शैफ्ट्स हैं जो कि आपस में कनेक्ट होते हैं। हमें हमारी नेकेड आई से तो ये लगता है ना कि एक पिरामिड यहाँ पे है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है। लेकिन वो जो नीचे अंडरग्राउंड में जो शैफ्ट्स हैं वो कनेक्ट हो रहे हैं आपस में। और हम्म। जब वो कनेक्ट होते हैं, ऑब्वियसली डिफरेंट पैसेजेस थे जिसमें डिफरेंट हायरार्की, पिरामिड है ना, हायरार्कीज हैं। मतलब स्टेप बाय स्टेप के इस वाले लेवल पे ये वाले लोग रहेंगे, इस वाले लेवल पे ये वाले लोग रहेंगे। तो कुछ लोगों को वहाँ पर पनिश भी किया जाता था, ज़िंदा दफ़नाया जाता था, लपेट के दफ़नाया जाता था। और इसका एविडेंस भी आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है, क्योंकि जो ममीफाइड बॉडीज़ मिली हैं, जो कि रैप अप हुई हुई थी एक कपड़े में, तो उनकी स्किन जो है वो इस तरह की थी जैसे वो कभी फेड ही नहीं हुई। हम्म। और कुछ इस तरह का चाइना में एक ममीफाइड बॉडी मिली थी, और उसको किसी ऐसे लिक्विड के अंदर प्रिजर्व किया हुआ था कि वो इतना टॉक्सिक था कि जो बंदा वो उस लिक्विड के पास जाता था उसकी तबीयत ख़राब होती थी। उस मतलब मम्मीफाइड बॉडी को वो उस लिक्विड के अंदर प्रिजर्व किया हुआ था। ऑलराइट। अच्छा, ये वैसे कभी सामने आया कि बनवाया किसने था पिरामिड, का आइडिया दिया किसने था? नहीं, ये लोगों की डिफरेंट थियरीज़ हैं, लोगों की डिफरेंट स्टोरीज़ हैं कि ये उस टाइम पे जो लीडर्स थे, जिसमें आपके फ़ायरोज़ थे, वो लोगों से ये काम करवाते थे और बनाते थे अपनी आसानी के लिए। लेकिन इंटरनली जब आपको इतनी सारी चीज़ें डिस्कवर हो रही हैं, एनर्जी शाफ्ट्स मिल रहे हैं, फिर एनर्जी प्रोपल्शंस, टरबाइन्स जनरेट होती हुई एनर्जीज़ जो हैं वो डाइवर्ट हो रही हैं, डिस्कवर हो रही हैं थ्रू पिरामिड्स। तो उससे फिर मकसद जो है वो कुछ और ही नज़र आता है। स्पेशली जो आपकी इनग्रेव्ड पेंटिंग्स मिलती हैं दीवारों पे पिरामिड्स की, तो उससे भी कुछ और ही ज़ाहिर होता है, कोई और चीज़ ज़ाहिर होती है। ठीक। और अभी लोग उनको बाहर से विजिट भी करते हैं। देखिए, अगर आप यूएफओज़ की बात कर रही हैं तो साइटिंग्स तो होती हैं अभी भी। वो खाली इजिप्ट में नहीं होती। वो साइटिंग्स आपकी इसराइल वाली साइड पे भी हैं ज़्यादा। यूएसए वाली साइड पे हैं। हमारे अपने पीआईए के एक पायलट ने अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट देखा था उड़ते हुए। उस मतलब जहाज़ ये था, तो उसके ऊपर एक डिस्क शेप्ड ऑब्जेक्ट जो था वो घूम रहा था, और उसने अलर्ट किया था अथॉरिटीज़ को। ये पीआईए पायलट की बात है। ओके। लाहौर टू कराची की एक फ़्लाइट थी। तो उसमें ये चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं। आपके जो यूएफओ डिस्क शेप्ड ऑब्जेक्ट्स हैं वो पानी के अंदर से निकलते हैं। आपके नासा ने ओशन डिस्कवर जब करना शुरू किया था, उसने मिडवे छोड़ दिया था। फिर सवाल तो ये बनता है कि ऐसा क्या उन्होंने देखा था पानी के नीचे कि उन्होंने मिडवे जो ओशन था वो डिस्कवर करना ही छोड़ दिया, और उनका प्लान बन गया कि हमने मून पे जाना है या स्पेस को डिस्कवर करना है, स्पेस को एक्सप्लोर करना है। इसका मतलब है कि कुछ हिडन बेसेस हैं नीचे पानी के, जो कि ये साफ एविडेंस हमें देती हैं, जिसमें से वो डिस्क शेप्ड ऑब्जेक्ट जब निकलते हैं पानी के अंदर से और वो सुपरसोनिक स्पीड पे चल रहे होते हैं,
तो पानी के नीचे क्या है? आपने अभी तक आज तक डिस्कवर क्यों नहीं किया? तो ये इस अभी तरह की एनर्जीज़ वग़ैरह एग्ज़िस्ट करती हैं। अभी अगर पिरामिड्स की मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो सकी तो आई थिंक ये डिफरेंट मिस्ट्रीज होती हैं। बट एक मेरे माइंड में ये क्यूरियोसिटी रही है इस हुँ, चीज़ की, जब भी मैंने इस टॉपिक को देखा है। हुँ, तो आपने जैसे बताया कि हर जगह पे, डिफरेंट जगह पे पिरामिड्स मौजूद हैं, हुँ। लेकिन इजिप्टियन पिरामिड्स को ही इतना हाईलाइट क्यों किया गया? अच्छा, इसकी 2-3 रीज़न्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी मायन ट्राइब के पास भी एक पिरामिड था जो कि एक फ़ॉरेस्ट के अंदर प्रिज़र्व्ड है, और उसके बाकायदा स्टेयरकेस बाकायदा तौर पे जो है वो बना हुआ है। एक एंट्रेंस है, जिसको मायन टेंपल भी कहते हैं। पिरामिड्स को, इजिप्शियन पिरामिड्स को इसलिए हाईलाइट किया गया, एक तो नंबर 1 वो जो टेक्नोलॉजी और जो मटीरियल वहाँ पे यूज़ किया गया है, वो बहुत ग्रैंड है। और वो उस ज़माने में उस तरह का मटेरियल जो है वो आप कभी भी यूज़ नहीं कर सकते उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये सारी चीज़ें बन रही थी। दूसरा ये कि आपको पता है कि एंशिएंट इजिप्शियंस, उनके पास इल्म की कमी नहीं थी। एडवांस्ड किस्म का उनके पास हर चीज़ की कैलकुलेशन जो थी वो एडवांस थी। आपको पिरामिड की शेप से देख के अंदाज़ा हो जाता है। मतलब वो इतना एडवांस्ड उनका आर्किटेक्चर था। अब वो कैसे था, वो असल में आर्कियोलॉजिस्ट को, साइंटिस्ट को इंट्रिग करता है कि कोई ना कोई एक हिडन बुक, कोई हिडन पैसेजेस, पेजेस कहीं ना कहीं तो हैं, वो छुपे होंगे। और इसलिए आपने देखा होगा कि लोग वहाँ पर जब तलाश के लिए जाते हैं, वो पुरानी ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स के लिए नहीं जाते, वो नॉलेज के लिए जाते हैं कि हमें भी पता लगे कि ये इसका रूट कॉज क्या है। उनके पास जो डिफरेंट मशीन्स होती हैं, मेटल डिटेक्टर्स होते हैं, जो कि डिफरेंट मटेरियल्स को डिटेक्ट कर रहे होते हैं, ज्वेलरी को नहीं, डिफरेंट बुक्स को, डिफरेंट पेपर्स को, जो वहाँ पर दफन हो सकते हैं, जो उस टाइम पे आर्किटेक्ट्स ने यूज़ किए थे। तो वो चीज़ दरियाफ्त करना चाह रहे हैं कि इतने इंटेलिजेंट ये कैसे हो सकते हैं। एक कॉमन बंदे को ये बात हज़म नहीं होती। लेकिन ट्रायंगुलर शेप ही क्यों? कुछ और भी तो शेप बन सकती थी। बेसिकली जो ट्राइकोन है, पैरा, इसको अगर ब्रेक किया जाए तो PYR का मतलब ट्रायंगल, और मिड का मतलब कि उस टाइम पे जो ग्रेविटेशनल पुल था, वो लोग मानते ये थे कि ये अर्थ का सेंटर है। और जब ऑब्वियसली स्टार्स की अलाइनमेंट, और इतने एक्सपर्ट एस्ट्रोनॉमर्स थे सारे एंशिएंट इजिप्शियंस, तो उनको यही था कि अब ज़ाहिर बात है ओवल शेप से तो नहीं चीज़ कोई उस तरह की सोर्स जो है वो निकल सकती। अब अगर एनर्जी का शाफ्ट जो है उनके नीचे से, बेस के नीचे से डिस्कवर हो रहा है, और वो डायरेक्ट लिंक कर रहा है ऊपर की तरफ, तो एनर्जी हमेशा जो है वो सीधा जाती है, किसी ना किसी पॉइंट से उसको निकलना लाजमी होता है। ओके। तो इसलिए वो ट्रायंगुलर शेप में जो है उसको बनाया गया था। लेकिन आपने ये भी बताया कि उनके पास कोई टूल्स थी ही नहीं, तो इतनी परफेक्ट शेप कैसे दी गई फिर? अब अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन वो ये है कि मैंने जितनी चीज़ें, ये जितना रिसर्च मैंने इस बारे में किया है, तो जो इनग्रेव्ड हुई हुई डायग्राम्स भी जो मिली हैं, तो मेरे ख़्याल से उन्होंने एलियंस और दूसरी मखलूक से उन्होंने हेल्प जो है वो डेफ़िनेटली ली होगी टू इनग्रेव दैट स्ट्रक्चर। क्योंकि मेरा नहीं ख़्याल कि उस टाइम पे कोई इस तरह की लेबर फ़ोर्स जो है, वो इतना ग्रैंड स्ट्रक्चर, इतना ग्रैंड आर्किटेक्चर जो है वो खड़ा कर सकती है। और ख़ाली वो ही क्यों? हुँ, अगर आपने लोगों से कोई अच्छी-सी बिल्डिंग्स बनानी होती, आप वो भी तो बना सकते थे। आपने पिरामिड्स ही क्यों चूज़ किया बनाने के लिए? एग्ज़ैक्टली। इसका मतलब है कि डेफ़िनेटली कोई ना कोई एनर्जी टरबाइन वो है, एनर्जी प्रोपल्शन जो है वो हो रही है वहाँ पे। हुँ, किसी ना किसी चीज़ को तो एनर्जी दी जा रही है, और वो रात के टाइम क्यों डिस्पर्स हो रही है? ऑलराइट। और अच्छा, वहाँ पे कोई टाइम सेट किया जाता है कि इतने टाइम से लेके इतने टाइम ही वहाँ पे विज़िट किया जा सकता है, उसके बाद नहीं विज़िट किया जा सकता? हाँ, जो स्पेशल जो मैंने सुना था कि स्पेशल एक तो गवर्नमेंट से इजाज़त लेनी पड़ती है, जो कि ये डिगर्स होते हैं जो जाते हैं, उन्होंने अपने बेस कैंप्स वगैरह वहाँ पे सेट किए होते हैं। और टूरिस्ट अट्रैक्शन आपको एक स्पेसिफिक टाइम के लिए अलाउ किया जाता है कि आप पिरामिड्स वाली जगह पे जाएँ, तस्वीरें लें। लेकिन आफ्टर आई थिंक जब सनसेट हो रहा होता है, तो उसके बाद आपको रैप अप करना पड़ता है। वहाँ पे अलाउ नहीं है किसी एक आम टूरिस्ट को खड़े होके
जाके डिस्कवर करना या तस्वीरें लेना रात के टाइम। लेकिन जो एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने हैं, वो अपने, जो मैंने सुना था और जो मैंने देखा भी था डॉक्यूमेंट्रीज़ में, तो वो अपने बेस कैंप्स वगैरह वहाँ पे सेट करते हैं। कुछ करते हैं, कुछ अपने वापस होटल्स में जाते हैं। तो जो उनमें स्टोन यूज़ किए गए थे, हुँ। तो कभी साइंटिस्ट ने उन स्टोन्स को लेके कभी उन स्टोन्स का एक्सपेरिमेंट किया? किया, और उनको वहाँ पे कंपास रीडिंग जो थी उनकी वहाँ पे एब्नॉर्मल हुई थी। ओके। अब वो कब होती है, जब ऑब्वियसली आपका जो पुल है, एक फ़ोर्स है वहाँ पर एक्ट कर रही हो, और वो एक्ट करने के बाद कंपास आपका पूरा एब्नॉर्मल हो जाए, वो तभी होती है। मतलब इसकी जो मिस्ट्री है वो अनसॉल्व्ड ही रहेगी। और स्टोन पे भी रेडिएशन थी, मैं आपको ये भी बता दूँ। ओह माय गॉड! रेडिएशन यूज़ हुई हुई है स्टोन पे भी। खैर, ये जो टॉपिक है, ये काफ़ी मिस्टीरियस टॉपिक है। यस, इसमें हम लोग जितनी चीज़ों में इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे, वो एट द एंड हम लोगों को अनसॉल्व ही मिलेंगी। एग्ज़ैक्टली। बट इट वाज़ अ वेरी इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट, और उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। अगले पॉडकास्ट तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।